खबरों की शुरुआत जरूरी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बस्तर जिले के नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात प्लांट का लोकार्पण भी शामिल है। बता दें कि प्लांट 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का प्लांट है जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। जनता को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पहुंच रहे हैं। जनता को करोड़ों की सौगात देंगे क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में दौरा करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात यहां जनता को आज मिलेगी और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को 2 टूक हिदायत देते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान पूरी पारदर्शिता से करना शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी संवेदनशीलता से लोगों की समस्याओं को सुने और गुणवत्तापूर्वक त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। बता दें कि जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे। इस दौरान पुलिस और राजस्व से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जिले स्तर पर ही समस्या का समाधान सुनिश्चित करें ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया था। दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे थे। साथ ही साथ कई शिकायतें लेकर यहां पहुंचे थे लोग। अधिकारियों को इससे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की शिकायतें जिले में ही उनका निस्तारण किया जाए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा भी दिलाया कि उनकी सारी शिकायतें जल्द से जल्द निस्तारित की जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इसमें से सबसे ज्यादा संख्या 63% ओबीसी की है। तो वहीं 63% ओबीसी में 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य में एससी वर्ग की आबादी 19% है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। बिहार में सवर्णों की तादाद 15% बताई गई है, जिसमें ब्राह्मणों की आबादी 3.66% बताई गई। भूमिहार की आबादी 2.86% है। कुर्मी समुदाय की जनसंख्या 2.87%। तो वहीं राजपूतों की आबादी के बारे में अगर बात की जाए तो राजपूतों की आबादी 3.45% बताई गई है। बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 82% हिंदू हैं और 17.7% मुसलमान हैं। तो वहीं 0.5% ईसाई हैं और 0.8% बौद्ध धर्म अनुयायी भी हैं। तो बिहार में लगातार जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर राजनीति हो रही थी, अब जाति जनगणना बिहार सरकार ने करा दी और आंकड़े भी सामने आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए शोषितों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के 15 साल और लालू यादव के 18 साल के अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों का क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी। ये रिपोर्ट भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया
और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तो वहीं जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने सभी 9 दलों की बैठक बुलाई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सभी पार्टियों के साथ आज बैठक की जाएगी। इस बैठक में 9 पार्टी हिस्सा लेंगी। राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रिपोर्ट रखेगी और आर्थिक सर्वेक्षण पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं 3 बजे सीएम नीतीश सभी 9 दलों के साथ बैठक करेंगे। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो जनता के लिए जिस समय जो कदम उचित होगा आगे भी उठाते रहेंगे। सब कुछ का जो कराया गया, ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी। तो वहीं जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद कम समय में हमने जानकारी इकट्ठा की है और आज ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक काम हमने किया है। हम वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का। तो वहीं नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर देश भर में चर्चा हो रही है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिल 20 साल पहले आना चाहिए था। श्रीनगर में महिला आरक्षण बिल पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये तो 15 से 20 साल पहले आना चाहिए था। यूपीए के दौरान हमारी अपनी पार्टी के सदस्य इसको लगातार मिलकर लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया, इसके लिए भी सभी को बधाई देता हूं। लेट चलो लेट तो हुई है, तो 15-20 साल पहले आनी चाहिए थी, बल्कि 30 साल पहले आनी चाहिए। लेकिन आज के इस दौरान में इवन जब कोशिश भी पहले की गई तो एक पार्टी मानती थी। इवन यूपीए में भी, यूपीए में जब हम लोगों ने लाया उस वक्त भी हमारे अपने ही दल वाले उसके खिलाफ थे, तो यूनानिमिटी नहीं बनती थी। तो कम से कम एक चीज तो होगी कि अब यूनानिमिटी सब लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर इसको पास किया। तो इसलिए सरकार को भी बधाई और उन तमाम राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी बधाई हो, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, कि जिन्होंने अपनी जिद पर वो अड़े नहीं रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस्लाम मजहब की हलाला और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं से परेशान अनेक महिलाएं सनातन धर्म अपना रही हैं, तो कई अपने प्यार के खातिर परिवार की सारी जंजीरें तोड़कर घर वापसी कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी से सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए।
इस संसार की उत्पत्ति से लेकर अंत तक कण कण और क्षण क्षण में विराजमान सनातन धर्म के बारे में भला कौन नहीं जानता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब संसार के सभी प्राणी मात्र सुखी हो, सभी संतुष्ट हो, निरोग हो, सभी सज्जन हो, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना रहे। यही सनातन धर्म का मूल है। और वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। सनातन के इन सिद्धांतों से प्रभावित होकर विश्व के अनेक लोग हर वर्ष इस धर्म को अपनाते हैं। लेकिन यूपी के बरेली से अब घर वापसी का जो मामला सामने आया है, उसने ये साबित कर दिया कि प्यार की ताकत मुश्किलों की सारी बेड़ियों को तोड़ देती है। इस्लाम मजहब को छोड़कर उज्मा से उर्मिला की कहानी भी कुछ ऐसी है। उज्मा को भागीरथ के नाम के हिंदू युवक से प्यार हो गया। हालांकि जब दोनों ने ये बात परिवार वालों को बताई तो उज्मा के परिवार ने भागीरथ को जान से मार देने की धमकी दी। लेकिन दोनों का प्यार सच्चा था, इसलिए दोनों जान की परवाह करे बिना अगस्त्य मुनि आश्रम में जा पहुंचे। सनातन धर्म में अब तक 100 से ज्यादा घर वापसी करवा चुके पंडित के शंखधर ने उनकी सहायता की और उज्मा का शुद्धिकरण कराया। उज्मा और भागीरथ का विवाह करवाने से पहले तमाम दस्तावेजों की जांच की गई। पूरी कागजी कार्रवाई के बाद उज्मा ने भागीरथ के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। पंडित शंखधर अब तक 50 से ज्यादा परिवारों का घर बसवा चुके हैं। अपने इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें कई बार जान से मार देने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद उन्हें यूपी पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। बता दें कि ऐसा मामला सामने आया है जब उज्मा ने इस्लाम मजहब को छोड़कर अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया हो। रोजाना अनेक मुस्लिम महिलाएं हलाला, 3 तलाक और हिजाब की जंजीरों को तोड़कर सनातन धर्म को अपना रही हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई एक्स मुस्लिमों ने इस्लाम की कट्टरता से परेशान होकर एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम दिया है लाइफ विदाउट अल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो वहीं दिल्ली का रहने वाला शहनवाज पेशे से इंजीनियर है। वो पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में छिपा हुआ था। NIA को उसके दिल्ली में छिपे होने के इनपुट मिले थे। इतना ही नहीं, ये कुख्यात आतंकी नॉर्थ इंडिया में बड़े हमले की फिराक में था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ISIS के आतंकियों की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्धों के नाम शहनवाज उर्फ शैफी उज्मा, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहनवाज दिल्ली और पुणे ISIS मॉड्यूल का ऑपरेटिव है। वो पेशे से इंजीनियर है। वहीं बाकी दोनों भी ISIS के संदिग्ध आतंकी हैं और काफी पढ़े लिखे हैं। शहनवाज की तलाश NIA काफी दिनों से कर रही थी। आतंकी शहनवाज पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये पुणे ISIS केस में वांटेड था। दिल्ली का रहने वाला शहनवाज पेशे से इंजीनियर है। वो पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में छुपा हुआ था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि शहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी। उसका धर्म बदलवा कर पहले इस्लाम कबूल करवाया। उसके बाद अब वो भी शहनवाज का साथ दे रही थी। पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है। शहनवाज का स्पॉट पर कैंप बनाकर नॉर्थ इंडिया में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाना चाहता था। वहीं ISIS के पुणे मॉड्यूल के फरार आतंकी रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। उसकी पत्नी भी फरार चल रही है। NIA को तीनों आतंकियों के दिल्ली में छुपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद रविवार को जांच एजेंसी की टीम पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग सका था। जांच एजेंसी और पुलिस 3 इनामी आतंकियों मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ शैफी उज्मा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज शेख की तलाश कर रही थी। 3 इनामी आतंकियों में से शहनवाज अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली और दूसरे राज्यों से हुई है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसी ने सेंट्रल दिल्ली में रेड मारी थी। अब एक आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कुख्यात आतंकी पूछताछ के दौरान क्या क्या राज उगलते हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आती हैं,
साथ दिल्ली सहित देश में कहां-कहां पर बड़ी आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। सवाल कई हैं। इसका जवाब एनआईए पूछताछ के दौरान जानने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। पीएम मोदी ने एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया है। वीडियो में पीएम मोदी के साथ शख्स दिख रहा है। वीडियो में जो शख्स पीएम मोदी के साथ दिख रहा है उसने अपना जीवन डिलीवरी बॉय से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने तक का सफर तय किया, जो कि आसान नहीं है। रिपोर्ट देखिए। राम राम साराय ने स्वच्छता मिशन के तहत पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को श्रमदान करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में एक शख्स पीएम मोदी से बात कर रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि वह शख्स कौन है जिससे पीएम मोदी बात कर रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी से जो बात कर रहा शख्स है उसका नाम अंकित बैनपुरिया है, जो कि एक रेसलर है। वीडियो में दोनों को झाड़ू लगाकर सफाई करते देखा जा सकता है। वीडियो की शुरुआत में पीएम मोदी अंकित से बात करते हुए कहते हैं राम राम। राम राम साराय ने इसके बाद पीएम मोदी अंकित से उनके फिटनेस और स्वच्छता अभियान पर बात करते हैं। पीएम अंकित से उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम देने को लेकर भी सवाल करते हैं। इसके बाद अंकित कहते हैं कि वे दिन में 4-5 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अंकित ने कहा कि पीएम मोदी को देखकर वो मोटिवेट भी होते हैं। पीएम मोदी अंकित को बातचीत में बताते हैं कि काम की वजह से एक्सरसाइज कम कर पाते हैं। उन्होंने अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि वे अपने जीवन में अनुशासन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजकल वे खाने की टाइमिंग और सोने में अनुशासन नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने अंकित से उनके 75 डे हार्ट चैलेंज को लेकर भी बात की। अंकित ने कहा कि इसमें 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला ये कि 2 टाइम वर्कआउट, दूसरा कम से कम 4 लीटर पानी पीना, तीसरा एक बुक पढ़नी कम से कम 10 पेज। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, अब उसके बाद शिव पुराण पढ़ रहे हैं। चौथा नियम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। 5वां नियम अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए सेल्फी लेना। अंकित बैनपुरिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 17 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के बयानपुर गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे अंकित बैनपुरिया का असली नाम अंकित सिंह, लेकिन अपने गांव के नाम बयानपुर के चलते उन्होंने नाम बदलकर अंकित बैनपुरिया रख लिया। डिलीवरी बॉय का प्रधानमंत्री मोदी से मिलने तक का सफर तय करना अंकित के लिए आसान नहीं था। उनका यही संघर्ष युवाओं को प्रेरणा देगा और कभी ना हार मानने का संदेश देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी। राम राम साराय ने खबरों में आगे बढ़ेंगे। खालिस्तानी आतंकवादी मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच संबंध बेपटरी हो चुके हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच खालिस्तानी आतंकियों का नया प्लान सामने आया है। कनाडा के बाद खालिस्तानियों का नया प्लान अब ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकियों के लिए जमीन तैयार करना है। खालिस्तानी आतंकवादी अब कनाडा के बाद आतंकियों के लिए ब्रिटेन में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए जमीन तैयार करने के लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा के समर्थक आतंकियों के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अवतार सिंह खांडा के ब्रिटेन में रहस्यमयी परिस्थितियों में जून के महीने में निज्जर हत्याकांड से पहले ब्रिटेन में मौत हुई थी। खांडा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पंजाब में उसकी गतिविधियों के लिए मदद कर रहा था। उसकी मौत के बाद उसके समर्थक ब्रिटेन में खालिस्तानी प्लान को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। इन्हीं समर्थक का हाथ लंदन उच्चायोग के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन में बताया जा रहा है। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी के लिए हाहाकार मची हुई। अपना पेट भरने के लिए लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। कभी कंगाली तो कभी दुनिया के देशों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज मांगने की आदत ने पाकिस्तान को दुनिया में शर्मिंदा कर दिया है।
पाकिस्तान की भीख मांगने वाली बीमारी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में जितने भी भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें 90% भिखारी पाकिस्तान से हैं। वैसे तो पाकिस्तान अक्सर चर्चाओं में बना रहता है, कभी सीजर फायर उल्लंघन को लेकर, कभी घुसपैठ को लेकर, कभी अपनी कंगाली को लेकर। अब एक बार फिर पाकिस्तान चर्चाओं में आ गया है अपने भिखारियों को लेकर। पाकिस्तान के भिखारी जहाजों में भरकर दूसरे देशों में जा रहे हैं, और वो भी भीख मांगने के लिए। पाकिस्तान में 24 भिखारियों को मुल्तान एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाली उड़ान से उतारा गया, जो उम्रा करने के बहाने खाड़ी देश जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां भीख मांग सके। संघीय जांच एजेंसी यानी FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाली उड़ान से 8 कथित भिखारियों को उतारा, जो उम्रा के बहाने अरब देश जा रहे थे। पंजाब सूबे के मुल्तान एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी घटना थी। 2 दिन पहले भी FIA ने मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाली उड़ान से 11 महिलाओं, 4 पुरुष और 1 बच्चे सहित कुल 16 लोगों को उतारा था। वे उम्रा वीजा पर जा रहे थे। FIA ने कहा कि पकड़े गए लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई के दौरान मुल्तान में एजेंसी की मानव तस्करी रोधी इकाई के पास भेज दिया गया है। संघीय एजेंसी ने बताया, दोषियों के खिलाफ मानव तस्करी अधिनियम 2018 के तहत प्राथमिक दर्ज कर दिया गया है। अखबार के मुताबिक पकड़े गए पहले समूह ने FIA अधिकारियों की पूछताछ के दौरान बताया कि वे भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे और उम्रा वीजा की मियाद पूरी होने के बाद उन्हें पाकिस्तान लौटना था। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संसद के उच्च सदन में खुलासा किया कि अधिकतर भिखारी गैर कानूनी तरीके से विदेश जाते हैं। मंत्रालय के सचिव ने सीनेट समिति के समक्ष खुलासा किया कि विदेश में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। सऊदी और इराक के राजदूतों ने इस मामले में शिकायत की है। इनका कहना है कि अधिकतर लोग सऊदी अरब उम्रा वीजा पर जाते हैं और भीख मांगने की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि इराक और सऊदी अरब के राजदूतों ने इन भिखारियों की गिरफ्तारी की वजह से उनकी जेलें भरी हुई है। पाकिस्तानी भिखारियों से दुनिया परेशान। विदेश में 10 लाख पाकिस्तानी नागरिक बड़ी संख्या में मांग रहे विदेशों में भीख। वीजा लेकर विदेश में मांगते हैं भीख। जहाज भरकर विदेश जाते हैं भिखारी। अरब देशों ने लगाई पाकिस्तान को फटकार। अरब की जेलों में 90% पाक भिखारी। ईरान अरब की जेलों में बड़ी तादाद में बंद हैं पाक भिखारी। विदेशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक छवि ऐसी बन चुकी है कि लोग इसे फकीर देश कहने लगे हैं। ना सिर्फ कहने लगे हैं, बल्कि दुनिया ने इस कंगाली के नमूने को अपनी आंखों से देखा है। जब आटे और दाल के लिए लूट मची तो सबने पाकिस्तान की कंगाली का आलम देखा था, और अब तो लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि उन्हें भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। आने वाले समय में क्या क्या दिन पाकिस्तान को देखने के लिए मिलने वाले हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMD नेटवर्क। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही।